हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के इस क्लास में हम फोटोशॉप के अगले टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट क्लास की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने मूव टूल और मार्क्यू टूल के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे लेजो टूल के बारे में। लेजो टूल क्या होता है और इसका शॉर्टकट की क्या है। तो लेजो टूल का शॉर्टकट की आप यहाँ पे देखेंगे कि एल लिख रहा है और इसको कैसे यूज करना होता है। तो ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। पिछले क्लास में हमने जो मार्क्यू टूल सेलेक्ट किया था, मार्क्यू टूल में हमने दो टूल्स देखे थे। एक होता है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल एंड दूसरा जो था इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, जिसमें हमने समझा था रेक्टेंगल मार्क्यू टूल हमेशा क्या करेगा, तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करने का काम करेगा, जबकि इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को हमने देखा था कि ये जब भी सिलेक्शन करेगा एक राउंड शेप सेलेक्ट करने का काम करता है, एक इलिप्टिकल सेलेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन हम अपने मन चाहे शेप एंड साइज देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लेजो टूल का यूज करना पड़ेगा। और मैं लेजो टूल में राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीन तरह के टूल्स अवेलेबल है, जिसमें कि पहला टूल है लेजो टूल, दूसरा जो है वो है पॉलीगन लेजो टूल एंड थर्ड नंबर पे जो है वो है मैग्नेटिक लेजो टूल। ये तीनों फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करने का काम करते हैं, जिसमें कोई शेप पहले से डिसाइड नहीं है, जैसे कि मार्क्यू टूल में था। लेकिन हम यहाँ पे किसी भी शेप में कोई भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहीं से हमें फोटो एडिटिंग के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन करने का एक बहुत ही बढ़िया सा टूल है। एक एक करके पहले हम रफली समझ लेते हैं, इसके बाद हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे और उस पर हम बेहतर तरीके से काम करके भी सीखेंगे। ओके, तो पहले हम लेजो टूल को देखें। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सा कुछ ड्राइंग कर रहे हैं। सपोज मैंने एक छोटा सा ट्री किया, लेकिन आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या होगा, तो ये सिंगल क्लिक पे ही काम करता है। सिंगल क्लिक का मतलब कि एक बार में जो आपने क्लिक किया हुआ है, बस उसको अगर बिना माउस छोड़े आपको जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे ले जाके छोड़ना होता है। अगर बीच में आपने कहीं भी पॉइंट को छोड़ दिया है तो वो हमारा वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे हमारा सिलेक्शन को एंड कर देगा। ठीक है, तो ये इसमें एक छोटा सा डिमेरिट है कि हम रुक रुक के सिलेक्शन नहीं कर सकते। एक क्लिक सिंगल क्लिक में ही जो भी सिलेक्शन करना होगा वो हमें करना होगा। तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। अगर मैं इसमें फॉरग्राउंड कलर फिल करूँ तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर फॉरग्राउंड कलर फिल कर लिया। तो ये हमने एक छोटा सा ड्राइंग किया, उतना बेटर है नहीं, बट हमने एक समझने के लिए किया है। तो ये था हमारा लेजो टूल का काम। अब हम दूसरे टूल्स की देखें तो दूसरा टूल्स है हमारे पास पॉलीगन लेजो टूल। अगर हम इसके देखें तो इसमें क्या होता है, पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशन वाले एरिया पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एंगल पे हम शेप्स बना सकते हैं। जहां पे हम अपने माउस पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करेंगे वो वहां से एक स्ट्रेट लाइन को मर्ज कर देता है। ठीक है, और ये रुकेगा कैसे, तो ये रुकेगा जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आप जैसे माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे, एक छोटा सा सर्किल वहां पे बना हुआ है जो कि ये बता रहा है कि ये जो हमने पाथ बनाई है, ये पाथ अब हमारा क्लोज हो चुका है। तो ये हमारा क्लोज पाथ हो चुका है। तो ये हमने एक छोटा सा सिलेक्शन कर लिया। इसको मैं डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमने एक सिलेक्शन कर लिया है। ओके, और ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। और जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट होता है तो इसका जो पाथ बना हुआ है वो पाथ अब क्या हो चुका है, अब वो डांसिंग बॉर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। डांसिंग बॉर्डर बनने का मतलब क्या हुआ कि अब ये सिलेक्शन हो चुका है। ओके, तो इसके मदद से हम कोई भी अलग अलग तरीके का शेप बना सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखना है कि ये जहां भी क्लिक करेगा और ये स्ट्रेट लाइन ही सिलेक्शन करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉइंग करने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेप बनाना चाह रहा हूं। तो ये हमने एक छोटा सा शेप बनाया, एक ट्रिंगल हमने बनाया और हम इस ट्रिंगल में एक कलर देना चाहते हैं और कलर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ से एक रेड कलर ले लिया और मैंने यहाँ से रेड कलर को फिल कर दिया। ओके, तो ये हमारा जो इमेज है, इस इमेज के एक कॉर्नर पे रेड कलर हो चुका है। और सिमिलरली मैं इधर राइट साइड कॉर्नर पे भी मैं थोड़ा सा रेड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है और फिर हमने यहाँ पर रेड कलर कर दिया। तो दोनों तरफ से हमने एक पेज पे दोनों तरफ से रेड कलर कर दिया। अगर हमें कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए तो हम फिर से क्या कर रहे हैं कि एक और इसमें कलर ऐड कर रहे हैं। मैं यहाँ से एक और येलो कलर इसमें ऐड करूंगा। मैं थोड़ा एरिया कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये
इफेक्टिव लगे मैंने यहाँ से ये कलर चूज कर लिया और मैंने ये रेंज बना लिया। ठीक है, मैंने यहाँ से ये रेंज बना लिया और इसको मैंने मर्ज कर लिया। और येलो कलर करने के लिए मैं एक अलग से लेयर ले लेता हूँ और हम इसमें येलो कलर करेंगे तो सबसे पहले हमें तो येलो कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और येलो कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन को मिक्स कर लिया है और येलो कलर हमारा आ चुका है और हमने यहाँ पे येलो कलर फिल कर लिया। तो ये अब हमारा एक बहुत ही सुंदर सा एक कलर बन चुका है। और ये जो व्हाइट वाला कलर है, मैं इस व्हाइट बैकग्राउंड को कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से व्हाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से स्काई ब्लू कलर ले लिया और मेरा बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट है। आप यहाँ पे ध्यान दें कि लेयर मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट है और मैं अल्ट बैक स्पेस करके मैंने यहाँ पे एक कलर सेट कर लिया। और इस तरह से हम बहुत सारे कलरफुल काम कर सकते हैं, कलरफुल एक पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें एड्रेस में कुछ लिखना है, नीचे फुटर साइड में कुछ लिखना है तो हम एक और न्यू लेयर बनाते हैं और न्यू लेयर में इस रेड बैकग्राउंड के ऊपर एक मैं न्यू लेयर ले लेता हूं और मैं जस्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पट्टी बना लिया और ये मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन कर लिया। इसमें मैं कलर दे देता हूँ, एक ब्लू कलर में पास कर देता हूँ और मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। ठीक है, और मैं मूव टूल से थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा एक नीचे पैनल बन गया जिसपे मैं कुछ लिख सकता हूँ, कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ और इधर मैं कुछ लोगो, कोई इमेज सेट कर सकता हूँ। ऊपर भी मैं कुछ लोगो इमेज सेट कर सकता हूँ या फिर कोई भी हमें आइकन वगैरह सेट करना है तो हम इसमें सेट कर सकते हैं। अभी हमने टेक्स्ट टूल तो पढ़ा नहीं है इसलिए हम इसमें कोई टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते, बट अभी हम लिख के नहीं दिखाएंगे। अगर आप लिखना चाहें तो आप बेझिझक यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके लिख सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि टेक्स्ट टूल की जब बारी आएगी तो हम उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली बताना चाहूँ तो आप यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरा टेक्स्ट टूल आ चुका है और मुझे यहाँ पे जो भी लिखना है, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ कंप्यूटर स्टडी सेंटर, मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर और स्टडी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर स्टडी सेंटर टाइप किया और ये मेरा कंप्यूटर स्टडी सेंटर आ चुका है और मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये परफेक्ट हमारा जरा दिखाई दे। तो ओके, तो इस तरह से हम कोई भी कलरफुल वाला काम कर सकते हैं, कलरफुल बैनर पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी एडवर्टाइजिंग वाला काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई लोगो डिजाइन अगर ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हम यहाँ से बहुत ही अच्छा सा कलरफुल काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा पोस्टर भी डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत किसी को मूव वगैरह करना है तो आप मूव टूल के मदद से मूव कर सकते हैं। आपको जो भी मूव करना है, जहाँ पे मूव करना है वो आप मूव कर सकते हैं। अगर इसको हेडर में सेट करना है तो आपने इसको हेडर पे सेट कर दिया। मैं इस येलो को यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा एक अच्छा सा कलरफुल बन रहा है। अगर आप इसमें कोई भी एडिटिंग, कोई भी कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं सो आप बेझिझक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं इसको और साइड कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा, जो कि रेड के ऊपर येलो आ रहा है और जो ब्लू कलर है वो रेड के पीछे है। तो इस तरह से हम कोई भी कलरफुल काम कर सकते हैं बहुत बड़े आसानी से। तो ये जो हमने काम किया है इसमें हमने मार्क्यू टूल का भी यूज किया है और पॉलीगन टूल का भी यूज किया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पॉलीगन टूल का यूज किया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन करके सिलेक्शन करना हो, जिसमें कोई प्री डिफाइन शेप सिलेक्ट नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टूल को जरा देखूं तो नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है वो है मैग्नेटिक लेजो टूल। मैग्नेटिक लेजो टूल का जो यूज होता है वो किसी इमेज के एज को सिलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो मैं एक फोटो ऑन करता हूं, मैंने यहाँ से कंट्रोल ओ करके ओपन कर लिया। मैं यहाँ से एक फोटो ओपन करता हूँ, मैं यहाँ से दो फोटो ओपन कर लेता हूँ। ये जो दो रैबिट वाला है मैं इन दोनों रैबिट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ सेकंड का टाइम लेगा। और ये कैमरा रो में ओपन हुआ है, मैं इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ और ये दोनों इमेज हमारा बारी बारी से ओपन हो चुका है, जो कि ऊपर आपको टैब में दिखाई दे रहा है। ये मेरे दो इमेज आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं इस रैबिट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ और मैं इस रैबिट को यहाँ से उठा के अपने इस वाले लेयर में लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो ये दो रैबिट है इनके अंदर मैं उसको शिफ्ट करने वाला हूँ, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइस है।
हम कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल लेजो टूल ले सकता हूँ, लेजो टूल के हिसाब से मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप सिंगल क्लिक में ही सिलेक्ट करेंगे। अब सिंगल क्लिक माउस चला रहे हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, तो इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है कि सिलेक्शन जब हम कर रहे हो तो कभी आगे पीछे सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप केयरफुली सिलेक्शन करेंगे जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और स्पेस करके मैंने यहाँ मूव किया है और मैं इसका इस तरह से सिलेक्शन कर लूँगा। लेकिन अभी हमें मैग्नेटिक लेजो टूल को समझना है, तो मैग्नेटिक लेजो टूल हम लेते हैं और उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैग्नेटिक लेजो टूल क्या करता है, तो मैग्नेट को अगर समझे तो मैग्नेट क्या करता है, तो अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है किसी भी चीज को। तो ये जो मेरा मैजिक लेजो टूल है, इसको हमने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया और जैसे जैसे ये जो इमेज है, इमेज का जो एज है वो एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये हमारे जो सिलेक्शन वाला जो लाइन है उसको वो खींचते चला जा रहा है। मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिक ये पॉइंट्स बनाते जा रहा है और ये मेरा सिलेक्शन बनते जा रहा है। और जितना फास्ट मैं मूव करूंगा वो ऑटोमेटिक होगा। अगर मेरा माउस थोड़ा अंदर या बाहर भी जाएगा तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन लेजो टूल के केस में क्या था कि अगर मेरा माउस थोड़ा आगे पीछे भी जाएगा तो उससे इशू होगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा माउस पॉइंटर घूमेगा वैसे वैसे ही सिलेक्शन होगा और इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको बेझिझक कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से अपने माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर लेके मत जाइएगा, क्योंकि ये क्या करता है तो कलर को पहचानता है और जैसे जैसे कोई कलर उसको मिलेगा वो ऑटोमेटिक उसी कलर के एज को वो कैप्चर करते हुए चलेगा। तो जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अब यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा आएगा सिलेक्शन करने में, लेकिन मैं कहीं कहीं मैं क्लिक कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत है और ये गड़बड़ सिलेक्शन कर रहा है, तो वहाँ पे मैं क्लिक करके उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं बस ये फटाफट ये मेरा सिलेक्शन हो ही चुका है, लगभग सिलेक्शन हो चुका है और ये मेरा एंड हो चुका है। ओके, ये मेरा पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो ये जो मेरा जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे मेरा फिर से एंडिंग पॉइंट भी बन गया। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिलाने के बाद हमारा एक क्लोज एरिया हमारा हो गया और ये रैबिट यहाँ से सिलेक्शन हो चुका है। और हमने एक गलती कर दिया है, हमने फेदर सेट नहीं किया है, हमें फेदर भी सेट करना चाहिए था। खैर एनीवे, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल जे कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल जे करने से क्या होता है कि जो सिलेक्टेड एरिया है, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसका एक कॉपी बन जाएगा, बस उसी का कॉपी बनेगा जो सिलेक्टेड पार्ट है। तो हमने रैबिट को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करते हैं तो इस रैबिट का एक कॉपी बन गया है जो कि लेयर 1 में है। ओके, मैं कंट्रोल जेड करके बैक करता हूं, ये मेरा पहले का स्थिति है और यहाँ लेयर के साइड अगर आप देखेंगे तो एक ही हमारे पास लेयर है जिसका नाम है बैकग्राउंड। और जैसे मैं कंट्रोल जे बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लेयर 1 आया है और लेयर 1 में क्या हुआ है, तो लेयर 1 में हमारा केवल रैबिट बच गया, बाकी सब कुछ रिमूव हो चुका है। ओके, अब मैं लेयर 1 को सिलेक्ट किए हुए मूव टूल लूंगा। मूव टूल का शॉर्टकट की क्या है, वी है, और मैं वी बटन प्रेस करके मूव टूल ले लिया और मैं इस रैबिट को यहाँ से उठा के इसका जो कॉपी बनाया है उस कॉपी को मैं इस रैबिट वाले फाइल को ऑन करके मैं इसमें लाकर अभी माउस क्लिक को छोड़ूंगा, तभी ये जाके यहाँ पे सेट होगा। तो जैसे ये रैबिट यहाँ पे आ गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके छोटा करूंगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल टी। इवन पिछले क्लास में भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हमने बताया हुआ है, उनको भी आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं और अभी भी मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, उसको भी आप याद कर सकते हैं। अब इसको अपने मन चाहे साइज में इसको सेट कर सकते हैं और इसको जहाँ पे चाहे वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं इस रैबिट को कहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ, मैं इस जगह पे सेट करने वाला हूँ। ठीक है, और इस जगह पे ये सेट होगा और लेकिन इसका जो फेस है मैं इधर करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। तो ये जो रैबिट है अब ये इस साइड हो चुका है। ठीक है, और इसकी साइज में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, और ये मेरा रैबिट का पोजीशन सेट हो चुका है। मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ, ये सेट हो चुका है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो ये लग रहा है कि ये ऊपर से रखा हुआ है।
ठीक है। तो मैं ऐसा करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक छोटा सा जो ग्राफ दिख रहा है, जो प्लांट थोड़ा सा दिख रहा है, इसको मैं इसके पीछे भेजना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा? तो इसको करने के लिए बस सिंपल सा है, मैं उतने ही एरिया को डिलीट कर दूंगा, इरेज कर दूंगा जितने एरिया का वो लिव होगा। तो हमें दिखाई कैसे देगा? तो हमें दिखाई इसलिए ऐसे देगा कि हम इसको क्या कर देते हैं कि ये जो रैबिट है, इस रैबिट की जो ओपेसिटी है उसको हम कम कर देते हैं। इसको हम 50% ओपेसिटी कर देते हैं। ओपेसिटी क्या होता है? तो किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करता है। जैसे मैंने 50% कर दिया तो ये आधा दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इतने पार्ट को इरेज करने वाला हूं। तो इतने पार्ट हमारा इरेज होगा, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? तो इरेज करने के लिए हमें इरेजर टूल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा इरेजर टूल है, मैंने यहाँ से इरेजर टूल ले लिया और इरेजर टूल का मैं यहाँ से साइज वगैरह सेट कर सकता हूँ। 10 पिक्सल साइज है, मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये साइज रहेगा मेरा। ठीक है, और यहाँ पे हार्डनेस जो है वो 0 में रखूंगा। और बस मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इस पार्ट को करूंगा इरेज। ठीक है, तो मैं इसको बड़े बारीकी से इमेज को इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप नोटिस करेंगे तो ये जो ग्रास वाला जो प्लांट है वो स्पष्ट दिख रहा है। और मैं ब्रश के साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि हमें बिल्कुल परफेक्ट काम लगे। और जस्ट मैंने यहाँ से इन सारे पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। ये सब थोड़ा सा बारीकी वाला काम होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इन सब का आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर दिखाई देगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे स्क्रीन से आपको कम दिखाई दे रहा हो या फिर हो सकता है कि परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा हो। तो इनको आप खुद से एक बार वर्क करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपको परफेक्ट दिखाई देने के लिए कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तो बस लीफ पे मैं जो पत्ता है उसके ऊपर ब्रश चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतने ही पार्ट को इरेज करने हैं, ताकि ये जो हमारा ये जो एक्चुअली इरेज कौन हो रहा है, तो ये जो रैबिट है, रैबिट वाला लेयर मेरा सिलेक्टेड है और वही मेरा इरेज हो रहा है। और यहाँ पे इरेज होने के बाद क्या होगा, तो उतना पार्ट हमारा रैबिट का दिखाई नहीं देगा। और जब रैबिट का उतना पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा तो हमें लगेगा क्या कि वो उसके पीछे है ना। तो बस वैसे ही मैंने किया। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसके एज को भी थोड़ा ब्लर कर देता हूँ ताकि हमें परफेक्ट सा लगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बस इसके हल्का हल्का सा इसके साइज को मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूं। ओके, क्योंकि ये मैंने गलती किया था, मैंने फेदर पहले सेट नहीं किया था। तो अगर फेदर सेट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा काम करने में मुश्किल आता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरेजर टूल। और बस मैं इसको जैसे ही 100% पे करूँगा, बहुत ही अच्छा सा एक मैजिक दिखाई देगा। ठीक है, बस मैंने इसको इतना करने के बाद अब मैं इसको 100% ओपेसिटी करता हूँ। 100% इसकी ओपेसिटी करते हैं, अभी 50 है तो मैंने इसको 100 कर दिया और जस्ट मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। और अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा रैबिट है अब ये पीछे जा चुका है। अब ये नहीं लग रहा है कि ये हमारा रैबिट जो है ये अलग से लाया गया है, क्योंकि ये अब क्या हो चुका है, सेट हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, जो कि बैकग्राउंड में सेट हो चुका है। ये जो आगे का जो लीव है, बहुत सारे पत्ता है आगे, उसके वो पीछे रैबिट जा चुका है और बारीकी से मेरे को वो इरेज करना पड़ा था। अगर मैं मूव टूल लूँ और मूव टूल लेने के बाद अगर मैं इस रैबिट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूं तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि जैसे जैसे लिव था वैसे वैसे इसका पार्ट इरेज हुआ है। ओके, मैं कंट्रोल जेड करके इसको फिर से रिपोजिशन सेट कर देता हूं। तो ये मेरा था लेजर टूल का काम था, और लेजर टूल में हमने मैग्नेटिक लेजर टूल का यूज करके इसको कटिंग किया है और बैकग्राउंड हमने सेट कर लिया। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके मदद से हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा, तो आज के इस क्लास में हमने समझा 3 तरह का सिलेक्शन। एक है लेजर टूल जो कि फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करने का काम करेगा, मैग्नेटिक लेजर टूल जो कि एक स्ट्रेट लाइन करके ही सिलेक्शन करेगा, लेकिन इसमें कोई शेप्स फिक्स नहीं है, ये किसी भी एंगल पे रोटेट होके किसी भी साइज का बन सकता है। ओके, मैग्नेटिक लेजर टूल को हमने समझा कि कोई भी इमेज है तो उसके एज को ये ऑटोमेटिक पहचानते हुए सिलेक्शन करने लगता है। ठीक है, तो ये तीनों टूल्स जो है सिलेक्शन करने के ही टूल है, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद अब हमें क्या करना है, उसमें कलर भरना है। ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग का कर लीजिए, या फिर कोई शेप्स को कटिंग करना चाहते हैं, कटआउट करना चाहते हैं, दूसरे बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो हमने
पिछले क्लास में मार्क्यू टूल भी समझा था, तो इसमें जो हमने सिलेक्शन करने का तरीका देखा था ये इसका फिक्स था कि ये हमेशा रेक्टेंगल नहीं करेगा, ये हमेशा सर्कुलर ही करेगा। लेकिन यहाँ पे आज के जो हमने टूल्स देखा है इसमें हम मन चाहे शेप एंड साइज में सिलेक्शन कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में जो सिलेक्शन देखेंगे वो होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक ऑन टूल, और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट क्लास को आप देखना ना भूले, क्योंकि यही से हम बैकग्राउंड को चेंज करना सीखेंगे और भी बहुत अच्छे तरीके से कम समय में बढ़िया सिलेक्शन करने की टूल्स है, और इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और हमारे इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस टाइप की जब भी कोई नई वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हिंदी में है, जिसे कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वॉल एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।